मैदान के दूसरी तरफ सड़क थी और उसके साथ साथ छोटे छोटे बंगले थे। सामने कई गलियां थी। मैं एक गली में घुसकर कुछ दूर तक दौड़ता रहा और फिर एक गली के मोड़ पर रुककर पीछे देखा और फिर तेज तेज चलने लगा। मेरा ख्याल था कि आधे घंटे से पहले बेला को होश नहीं आएगा या मुमकिन है पहले ही उसे तलाश कर लिया जाए। होश में आने के बाद बेला के जहन में सबसे पहली बात यही आएगी कि मैं इस निवाह में कहीं छुपा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था। मेरा हुलिया भी ऐसा था कि मुझ पर शक किया जा सकता था। उलझे हुए बाल, कमीज के टूटे हुए बटन और गले पर खराशें, गले में लटका हुआ थैला, कोई भी शख्स इस हुलिये में देखकर चोर उचक्का समझ सकता था और मैं तो यूं भी महफूज नहीं था। दर्जनों लोग मेरी तलाश में निकल खड़े हुए होंगे, इसलिए मैं किसी सड़क पर आने की बजाय ऐसी तंग और अंधेरी गलियों में चल रहा था जहां किसी से आमना सामना होने का अंदेशा न हो। मैं उस इलाके से तकरीबन 2 मील दूर निकल आया। उस तरफ शायद निचले तबके की आबादी थी। एक गली में घूमते ही मैं किसी चीज से टकरा कर लड़खड़ा गया। मैं संभल कर आगे बढ़ना चाहता था कि ठिठक कर रुक गया। मैं जिस चीज से टकराया था वो कोई पत्थर वगैरह नहीं, एक इंसान था। मैं झुककर उसे देखने लगा। गली के आखिरी सिरे पर एक बल्ब जल रहा था जिसकी मध्यम सी रोशनी यहाँ तक भी पहुंच रही थी। मैं झुककर देखने लगा। वो कोई आदमी था। मुट्ठी भर लंबी गोल दाढ़ी, घनी मूछें जो दाढ़ी से इस तरह मिल गई थी कि मुंह का दहाना छुप गया था। सर के बाल भी बेतहाशा लंबे और बिखरे हुए थे। इस हुलिये में वो कोई सिख ही लगता था। पहले तो मैं उसे लाश समझा था, मगर सीने पर हाथ रख कर देखा तो पता चला कि वो जिंदा है। मैं किसी बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि उससे इजहार हमदर्दी के चक्कर में खुद ही धर लिया जाऊं। मैं वहां से हटना ही चाहता था कि उस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने मेरी पतलून का पांचा पकड़ लिया। उसके हलक से लड़खड़ाती हुई सी आवाज निकली, ओए कौन है तू? मुझे उठा के उधर रख दे, यहाँ तो कुत्ते मेरा मुंह चाट रहे हैं। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। वो शराब के नशे में धुत था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। वो सहारा लेने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो यार कैसा वेला आ गया है। आज थोड़ा ज्यादा दारू पीकर आया हूँ तो तुम्हारी पाभो ने मुझे घर से निकाल दिया, पर मैं सब समझता हूँ उसने भी घर में किसी यार को बिठा रखा होगा, इसलिए मुझे हरी झंडी दिखा दी। कोई गल नहीं, चलो हम बिंतु की तरफ चलते हैं, वो आज अकेली होगी। मैंने पूछा, बिंतु कौन है? क्या वो तुम्हें घर में घुसने देगी? वो हाथ लहराते हुए बोला, ओ वो मुझे कैसे रोकेगी? उसका बंदा आज ही तो लुधियाने गया है, चल तू भी मेरे साथ चल। फिर उसने घूर कर मेरी तरफ देखा, बोला, पर तू है कौन? मैंने कहा, तुम्हारा दोस्त हूँ सरदार जी। वो बोला, दोस्त है तो फिर ठीक है, चल तू भी चल, पर तू मेरी बिंतु को देखेगा भी नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं देखूंगा। मुझे तो किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां रात भर के लिए पनाह हासिल कर सकूं। मैंने उसके साथ चलते हुए पूछा, बिंतु के घर में और कौन है सरदार जी? सरदार जी ने कहा, कोई भी नहीं है यार, अकेली होती है, बिल्कुल अकेली। मैं उसे सहारा देकर चलता रहा। हम गलियों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। उस तरफ दरख्तों का बहुत लंबा चौड़ा जखीरा था। उस जखीरे के दूसरी तरफ भी आबादी थी और उन मकानों को देखकर लगता था जैसे वो किसी किस्म के सरकारी क्वार्टर्स हों। सरदार जी झूमते हुए टहलते हुए चल रहे थे। अगर मैंने उसे सहारा न दिया होता तो वो अब तक 10 मर्तबा गिर चुका होता। वो दूसरी गली के कॉर्नर वाले क्वार्टर के सामने रुक गया और दरवाजा खटखटाने लगा। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सन्नाटे में दूर तक गूंज गई। वो दूसरी मर्तबा हाथ मारना चाहता था कि अंदर से एक निस्वानी आवाज आई, कौन है वे? सबर से काम ले। वो यकीनन बिंतु की आवाज थी। इस आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान होगी। सरदार ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर सरगोशी की, मैं हूँ बिंतु, पछेर सिंह, दरवाजा खोल। दरवाजा फौरन ही खुल गया। सरदार पछेर सिंह एक लम्हे की ताखीर किए बगैर अंदर घुस गया और जाहिर है मैं भी उसके साथ ही था। बिंतु दरवाजे के एक तरफ खड़ी थी। उसने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया और मुझे देखकर वो उछल पड़ी। उसकी आवाज सहमी हुई सी थी, ये कौन है तुम्हारे साथ? पछेर सिंह ने कहा, ओ यार है अपना, तू इससे न डर, तू चल अंदर चल। ये पुख्ता ईंटों का मुख्तसर सा आंगन था। सामने बरामदे में साथ साथ 2 कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर बत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी खुले हुए दरवाजे से यहाँ तक पहुँच रही थी। बिंतु चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बरामदे की तरफ बढ़ गई। हम भी उसके पीछे चलते हुए कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में एक तरफ चारपाई बिछी हुई थी। सामने वाली दीवार के साथ लोहे की एक अलमारी इस्तादा थी। 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी। सामने आतिशदान के कार्नस पर आराइश की कुछ चीजें थी। उससे ऊपर दीवार पर बाबा गुरु नानक की तस्वीर आवेजा थी। सरदार पछेर सिंह तो अंदर दाखिल होते ही चारपाई पर गिर गया और मैं दरवाजे के करीब खड़ा बिंतु की तरफ देख रहा था।
उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। ऊंची लंबी सेहतमंद मोटी मोटी स्याह आंखें और स्याह रेशमी बाल। बिंतु ने मेरी तरफ देखा। मेरा हुलिया देखकर उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां लहरा गईं। बिंतु ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं पचेर सिंह के तमाम दोस्तों को जानती हूँ, तुम्हें पहली बार देखा है। कौन हो तुम? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं भी पचेर सिंह का दोस्त हूँ। इससे मेरी दोस्ती आज ही हुई है। इसकी वजह से आज मैं एक बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। उसने एक बार फिर उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। बोली, तुम्हारी ये हालत? मैंने कहा, मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था। अगर पचेर सिंह बर वक्त वहां न पहुंच जाता तो वो लोग मुझे मार ही डालते। तुम्हारा ये दोस्त बड़ा बहादुर है, इसने मुझे उन गुंडों से बचाया था। ये मुझे इस ख्याल से अपने साथ ले आया है कि गुंडे मुझे दोबारा परेशान न करें। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। और हाँ, मैंने पतलून की जेब से नोटों की गड्डी निकाल ली और 1000 रुपए के नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। कहा, ये थोड़ी सी रकम रख लो, काम आएगी। बिंतु की आंखों में चमक सी उभर आई। सरदार पचेर सिंह मुझे लेकर यहाँ आया था तो मैंने बिंतु को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि वो एक लालची औरत है। बिंतु ने नोट लेकर अपनी कमीज के गिरबान में ठूस लिए। फिर सरगोशियाना लहजे में बोली, उसको मत बताना, बुरा मान जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम इत्मीनान रखो और मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां रात गुजार सकूं। वो मुझे दूसरे कमरे में ले आई। ये कमरा बैठक के तौर पर आरास्ता था। लकड़ी के हत्थे वाला एक पुराना सा सोफा भी रखा हुआ था। उसने सोफे की तरफ इशारा किया। बोली, तुम यहाँ सो जाओ। फिर बाहर जाते जाते दरवाजे के करीब रुक गई। बोली, तुम सुबह चले जाओगे ना? मैंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा। वो मेरी तरफ देखती हुई कमरे से निकल गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और सोफे पर लेट गया। अपना थैला मैंने तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया था। सोफे के कुशन बहुत ज्यादा पिचके हुए थे। नीचे से लकड़ी की पट्टियां चुभ रही थी। मैं देर तक जागता रहा और सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। आज की रात को महज इत्तेफाक से मुझे पनाह मिल गई थी, लेकिन सुबह यहाँ से जाना होगा। मेरी तलाश शुरू हो चुकी होगी और शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी भी कर दी गई होगी। बेला होश में आने के बाद बुरी तरह भिन्ना गई होगी। वो कोशिश करेगी कि मैं इस शहर से न निकलने पाऊं, लेकिन मुझे बहरहाल यहाँ से निकलना था। मैं रात के आखिरी पहर सो गया था। सुबह 9 बजे के करीब आंख खुली। मैं अभी सोफे पर लेटा हुआ था कि बिंतु दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। बोली, तुम उठकर तैयार हो जाओ, पचेर सिंह आधे घंटे के बाद आकर तुम्हें अपने घर ले जाएगा। मैं किसी गैर मर्द को अपने घर नहीं रख सकती। सबको पता है कि मेरा बंदा लुधियाने गया हुआ है। अगर किसी को पता चल गया कि... मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। अगर मुझे अपने बंदे की कोई कमीज दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो मुझे घूरती रही, फिर दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद उसने गहरे नीले रंग की एक कमीज लाकर मेरी तरफ उछाल दी। मैंने अपनी फटी हुई कमीज उतार कर वो नीली कमीज पहन ली और कमरे से बाहर आ गया। मैंने बिंतु से गुसल खाने के बारे में पूछा। उसने सेहन के कोने में एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने नहाकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और जब गुसल खाने से बाहर निकला तो बिंतु बावर्ची खाने के दरवाजे में खड़ी थी। फिर वो नाश्ता लेकर मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई। एक प्लेट में अंडे का ऑमलेट था और उस प्लेट में एक पराठा भी दोहरा किया हुआ रखा था। मेरे नाश्ता करने के दौरान पचेर सिंह भी आ गया। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम कहते हो कि मेरे दोस्त हो और कल रात मैंने गुंडों से तुम्हारी जान बचाई थी। मैंने कहा, यह दुरुस्त है, अगर तुम ना आ जाते तो वो लोग मुझे मार ही डालते। वो हाथ झटकते हुए बोला, हद हो गई यार, मैं शराब के नशे में था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। खैर छोड़ो इस किस्से को, यारों के लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लगता है तुम फिरोजपुर पहली दफा आए हो। जितने दिन रहना हो मेरे पास ही रहना। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम रुखसत होने लगे तो बिंतु ने मौका पाकर मेरे कान में सरगोशी की। बोली, मेरा बंदा 3 दिन के लिए लुधियाने में रहेगा, अगर मौका मिले तो तुम आ जाना। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। रात को मैंने उसे जो 1000 रुपए दिए थे वो अपना रंग दिखाने लगे थे। हम दरख्तों के जखीरों से होते हुए उस आबादी में पहुंच गए जहां से गुज़श्ता रात मैंने पचेर सिंह को नशे की हालत में उठाया था। मैं चलते हुए मोहतात अंदाज में इधर उधर देख रहा था। दूसरी गली में वो पुरानी तर्ज के एक मकान के सामने रुक गया। दरवाजा भिड़ा हुआ था मगर अंदर से बंद नहीं था। पचेर सिंह दरवाजा खोलकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गया और मुझे भी बुला लिया। बीच में कुशादा आंगन था। फर्श सुर्ख ईंटों का था। सहन के 3 अतराफ में कमरे थे, 2 एक तरफ और एक कमरा दूसरी तरफ। एक तरफ बावर्ची खाना और गुस्ल खाना वगैरह था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो सामने वाले बरामदे में एक औरत खड़ी थी जो मुझे देखते ही कमरे में चली गई। पचेर सिंह मुझे उस तरफ ले आया जहां एक ही कमरा था। फर्श सीमेंट का था जिसमें सुर्ख रंग मिलाया गया था।
चारों तरफ से 1-1 फुट जगह छोड़कर नीचे रंग की 6 इंच चौड़ी पट्टी थी, जिसमें पीले रंग से बेल बूटे बने हुए थे। उस जमाने में मुतवस्सत और निचले दर्जे के घरों में इस किस्म के फर्श बनाने का रिवाज आम था। कालीन तो बड़े घरों में ही बिछे थे। दरमियाने घरों में ज्यादा से ज्यादा दरी बिछा ली जाती थी। वैसे आमतौर पर इस किस्म के रंग बिरंगे फर्श ही बना लिए जाते थे। ये कमरा बैठक के तौर पर आरास्ता था। चंद कुर्सियां और उनके दरमियान में एक कॉफी टेबल पड़ी थी। एक तरफ तख्त की तरह लकड़ी की चौकी बिछी हुई थी। उस पर गद्दा और सफेद चादर थी। आतिशदान के कार्नस पर लकड़ी के फ्रेम में बाबा गुरु नानक की तस्वीर थी। एक दीवार पर पुराना कैलेंडर भी आवेजा था। उस पर भी बाबा गुरु नानक की ही तस्वीर थी। बचेर सिंह मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चला गया। उसकी वापसी 10 मिनट के बाद हुई। उसके अकब में वही औरत ट्रे उठाए हुए दाखिल हुई थी। ट्रे में लस्सी से भरे हुए 2 बड़े ग्लास थे। उस औरत ने दुपट्टे से घूंघट निकाल रखा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके हाथों की रंगत और मखरूती उंगलियां देखकर अंदाजा हुआ कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। उसने लस्सी के ग्लास मेज पर रख दिए और वापस जाने लगी तो बचेर सिंह ने उसे रोक लिया। बोला, ओए बसंत कौर, कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ यहाँ पर और ये घूंघट हटा दे। ये तो अपना बेली है, सूतर सिंह, इससे क्या पर्दा। उसने खुद ही मेरा नाम भी तजवीज कर दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। बसंत कौर झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई और फिर उसने घूंघट भी हटा दिया। उसकी उम्र 25-26 से ज्यादा नहीं थी। सरदार जी अपनी बीवी को बता रहे थे, ये सूतर सिंह मेरा बेली है, बाहर से आया हुआ है। कल रात कुछ गुंडों ने इस पर हमला कर दिया। वो इसे अजनबी समझकर लूटना चाहते थे। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया और बचा लिया, वरना पता नहीं वो इस बेचारे का क्या हशर करते। देखो, इसकी गर्दन पर खरोंचे आई हैं। उसने मेरी तरफ इशारा किया। बसंत कौर ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। बचेर सिंह बोला, ये कुछ रोज हमारे पास रहेगा। इसकी सेवा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। परोणे को कोई शिकायत न हो, समझी कि नहीं? बसंत कौर ने धीमे लहजे में कहा, समझ गई जी। अब आप लस्सी पियो, गर्म हो जाएगी। मैं दोपहर की रोटी शोटी का बंदोबस्त करती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैंने जेब से चंद बड़े नोट निकाले। कहा, सरदार जी, मैं चंद दिन यहाँ रहूंगा, मगर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अपना यार समझकर थोड़ी सी रकम रख लो खर्च के लिए। उसने बड़ी मुश्किल से वो रकम कबूल की। बोला, मैं तो नशे में था यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। पर हुआ क्या था? मैंने कहा, होना क्या है सरदार जी, कल गलती से सड़क पर एक लड़की को इशारा कर दिया था। मुझे पता नहीं था कि उसके साथ 3-4 आदमी भी थे। पहले तो लड़की ने मेरी तवाज़ो की, कमीज फाड़ दी, अपने तेज नाखूनों से मुझे नोचा। बहुत से लोग मुझे उन गुंडों के हाथों पिटते देखते रहे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। वो तो इत्तेफाक से तुम उस तरफ आ रहे थे। तुमने गुंडों को ललकारा, एक को 2-3 करारे से हाथ जड़ दिए। भाग गए वो सब लोग और तुम मुझे अपने साथ ले गए। वो बोला, ये तो कमाल हो गया, वाहे गुरु दी कसम। मैं नशे में था, इसलिए मुझे सब कुछ याद नहीं रहा। अगर मैं नशे में ना होता तो एक आदमी के हाथ पैर जरूर तोड़ देता। वैसे यहाँ बाजार में अपना बड़ा टैका है, तुम परेशान मत होना। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसने यकीन कर लिया था कि कल रात उसने गुंडों से मेरी जान बचाई थी। मैंने कहा, मैं माड़ा बंदा हूँ सरदार जी। अपने एक बेली से मिलने आया था, पर पता चला कि वो पटियाले गया है, इसलिए सड़कों पर फिर रहा था। सोच रहा था कि वापस चला जाऊं या रात किसी होटल में गुजार लूं। इसी दौरान वो वाकया पेश आ गया। वो बोला, मैं भी तो तुम्हारा बेली हूँ यार। मैंने कहा, वो तो ठीक है सरदार जी, पर मैंने फैसला किया है कि 3-4 दिन घर से नहीं निकलूंगा। तुम भी किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। वो बोला, कोई गल नहीं, वैसे तुम आए कहाँ से हो? मैंने कहा, रहने वाला तो मैं तरन तारन का हूँ, कल आया भी वहीं से था, लेकिन मेरे बापू हम सब घर वालों को होशियारपुर ले गया था। वहाँ हमारी रिहाइश मुसलमानों के मोहल्ले में थी। हमारा रहन सहन भी मुसलमानों जैसा ही हो गया। बस क्या बताऊं सरदार जी, जब कभी धर्म की बात होती है तो जैसे बड़ी शर्म आती है। सरदार जी बोले, धर्म क्या चीज है मेरे वीर? इंसान में अपनाइयत हो, वही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने कहा, ठीक कहते हो सरदार जी, पर एक बात कहूं, बुरा मत मानना। उसने कहा, हाँ हाँ कहो, तुम्हारी गल का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैंने कहा, तुम्हारी घर वाली बसंत कौर इतनी खूबसूरत है, जवान है, तुम्हें तो इसके पैर धो धो कर पीने चाहिए, लेकिन तुम इसे छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे भाग रहे हो। उसने कहा, ओए ये गल नहीं है सूत्रे। फिर मोहतात अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा, फिर आगे झुककर राजदाराना लहजे में बोला, ये जो बसंत कौर है ना, तुम्हारी पाबो नहीं है। मैं चौंक गया। क्या? वो बोला, बात दरअसल ये है कि मेरा एक दोस्त गुरबख्श कुछ अरसा पहले अम्बरसर गया था। वहाँ उसने इस लावारिस लड़की से शादी कर ली। गुरबख्श आवारा मिजाज था, उसके पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं थी। वो बसंत कौर को लेकर मेरे घर आ गया। 1 साल के बाद गुरबख्श गुजर गया। बसंत कौर मेरे पास रहने लगी। कहाँ जाती बेचारी, इसने मुझे ही अपना सब कुछ समझ लिया। मेरे साथ रहते हुए इसके भी पर पुर्जे निकल गए। मैं जब घर में नहीं होता ना, ये किसी और को भी बुला लेती है।
तुम्हें कभी मौका मिले ना तो इससे बचकर ही रहना, इसकी बातों का यकीन मत करना। ये इंकिशाफ मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर पचेर सिंह कुछ सौदा वगैरह लेने के लिए बाजार चला गया। मैं कुर्सी से उठकर चौकी पर लेट गया और कुछ देर के बाद ऊँघने लगा। मुझे खाने के वक्त उठाया गया था। उस वक्त खाना हमने दूसरे कमरे में बैठकर खाया। दस्तरखान फर्श पर ही बिछा था और बसंत कौर भी साथ ही थी। बसंत कौर शुरू में तो कुछ झिझकती रही, लेकिन फिर बतदरीज खुलती चली गई। वो पचेर सिंह के सामने तो मुझसे दूर ही रहती, लेकिन जब वो घर में न होता तो मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती। 3-4 दिन गुजर गए। इस दौरान मैं एक मर्तबा भी घर से नहीं निकला था, जबकि बसंत कौर सौदा सलफ लेने के लिए अक्सर बाहर जाती रहती थी और पचेर सिंह का तो ज्यादा वक्त अब घर से बाहर ही गुजरता था। और फिर एक रोज वो वक्त भी आ गया जिसका मुझे इंतजार था। बसंत कौर थोड़ी देर पहले ही बाजार से आई थी। मैं उस वक्त बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। बसंत कौर भी मेरे सामने बैठ गई और गहरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? वो बोली, पुलिस को एक ऐसे आदमी की तलाश है जो चंद रोज पहले गेस्ट हाउस से एक औरत को यरगमाल बना कर ले गया था। वो औरत तो बाद में जख्मी और बेहोश हालत में एक कार में पड़ी हुई मिल गई, मगर वो आदमी लापता हो गया। मेरा दिल यकबारगी उछल पड़ा, लेकिन मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैंने कहा, फिर? वो बोली, कुछ नहीं, वैसे ही मैंने तुम्हें बता दिया। फिर वो उठकर अपने कामों में मसरूफ हो गई। अगले रोज वो कुछ और खुल गई। अब मुझे समझने में देर न लगी कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। मैंने मौका पाकर उससे पूछ ही लिया, क्या चाहती हो तुम? बसंत कौर ने कहा, तुम मुझे इस शैतान के शिकंजे से निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम खेमकरन की तरफ जाना चाहते हो ना, सरहद पार करने के लिए? वहाँ आजकल बड़ी सख्ती है, बहुत सख्त चेकिंग हो रही है। तुम उस तरफ से सरहद पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चरियाला तक ले जा सकती हूँ, वहाँ मेरी फुफ्फो रहती है। उस तरफ से तुम आसानी से सरहद पार कर लोगे। मैंने पूछा, चरियाला कहाँ है? वो बोली, खेमकरन से चंद मील दूर तरन तारन की तरफ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उसके करीब ही एक गांव है। मैं उस तरफ से सरहद पार करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, लेकिन पचेर सिंह के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम तो आजाद हो, जब चाहो जहाँ जा सकती हो। वो बोली, मुझे नहीं मालूम उसने तुम्हें क्या कहानी सुनाई होगी, लेकिन हकीकत यह है कि उसने मेरे घर वालों को जहर देकर मार दिया था। मैंने यहाँ से जाने की कोशिश की तो उसने मुझे जबरदस्ती रोक लिया कि अब मैं कहीं नहीं जा सकती। ये खुद भी मुझे नोचता रहता है और दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी आदमी को भी ले आता है, उनसे पैसे लेता है। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी ये कोई कहानी सुनाकर लाया होगा और तुमसे भी लंबी रकम बटोरी होगी। पचेर सिंह के बारे में ये इंकिशाफ मेरे लिए सनसनीखेज था। बसंत कौर ने पूछा, क्या वाकई उसने उस रात तुम्हें गुंडों से बचाया था? मैंने कहा, यह शराब के नशे में धुत गली में पड़ा हुआ था और मैंने उसे उठाया था। इसने कहा था कि इसकी घरवाली ने अपने किसी यार को बुला रखा है और इसे बाहर निकाल दिया है। मैंने इसे हमदर्दी का इजहार किया तो वो मुझे बिंतू के घर ले गया। वहां मैंने इसके जहन में ये बात बिठा दी कि इसने मुझे गुंडों से बचाया था और नशे में होने की वजह से इसने मेरी बात का यकीन कर लिया। बसंत कौर नफरत भरे लहजे में बोली, बिंतु भी तवाइफ है, वो भी धंधा करती है। उसका बंदा सरकारी दफ्तर में मुलाजिम है, मगर अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानता है। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बहरहाल, उसने तुमसे कितने पैसे लिए? मैंने कहा, उसने मुझसे नहीं मांगे थे, लेकिन मैंने खुद ही उसे 1500 रुपए दे दिए। लेकिन क्या वो भी मेरे बारे में जान चुका है या कोई शुबा उसने ऐसी कोई बात की हो? बसंत कौर ने कहा, वो बेवकूफ नहीं है। तुम जिस तरह घर में घुसे बैठे हो और पूरे शहर में जिस तरह एक मफरूर की तलाश हो रही है, उससे किसी को भी तुम पर शुबा हो सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि नहीं? उसके जहन में शुबा कैसे पैदा नहीं होगा? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? बसंत कौर ने कहा, तुम मुझे इस शैतान के शिकंजे से निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कहा, वो कैसे? मैं तुम्हें इससे कैसे निजात दिला सकता हूँ? वो बोली, शहर में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, तुम तो ऐसी चीजों के माहिर हो, ये सोचना तुम्हारा काम है। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर बसंत कौर बात अधूरी छोड़कर चली गई। वो दरवाजे की तरफ जा रही थी और मैं इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा उसकी तरफ देख रहा था। वो पचेर सिंह ही था। उसके हाथ में टोकरी थी जिसमें सब्जी और फल वगैरह थे। इतने रोज में वो पहली मर्तबा फल लेकर आया था। हालांकि बसंत कौर जब भी सब्जी लेने जाती तो कोई फल जरूर लेकर आती। उस रोज और उसके बाद के अगले 2 रोज तक मैं बड़ी कड़ी नजरों से पचेर सिंह का जायजा लेता रहा। उसकी एक एक बात पर तवज्जो दे रहा था, लेकिन कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे अंदाजा होता कि वो मेरी असलियत के बारे में जान चुका है। ना तो वो इतना गहरा था कि मेरे बारे में जान लेने के बाद भी उसने अपने आप पर इस कदर कंट्रोल रखा था कि ना तो इस सिलसिले में कोई लफ्ज उसकी जबान पर आया था और ना ही उसकी किसी हरकत से ऐसी कोई बात सामने आई थी, और या वो इस कदर सादा लौह था कि शहर में ऐसी बातें सुनने के बावजूद उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। उसके बरक्स
बसंत कौर फौरन ही समझ गई थी